हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल YesU431 एकेडमी में। तो बच्चों, आज से हम 12वीं क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग उम्मीद है कि आप 11वीं क्लास का अच्छे सिलेबस पढ़ाई की होगी, किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा। तो ठीक है बच्चों, हम थोड़ा सा 11वीं क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग 12वीं क्लास का पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम जानते हैं कि संबंध एवं फलन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, संबंध एवं फलन के अंतर्गत तो बच्चों, अध्याय की प्रगति। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए थोड़ा सा जानते हैं। पहले पढ़ेंगे बच्चों समुच्चय। समुच्चय के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है। फिर पढ़ेंगे बच्चों उपसमुच्चय, इसके बाद घात समुच्चय। फिर इसके बाद बच्चों समुच्चय पर संक्रियाएं, यानी कि समुच्चय पर संक्रियाएं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे संबंध। संबंध समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। फिर इसके बाद बच्चों हम सीखेंगे संबंध। फिर इसके बाद सीखेंगे संबंध का प्रांत, सहप्रांत व परिसर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। इतना पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग आएंगे आपका फलन पर। फलन में फिर से हम लोग थोड़ा सा 11वीं क्लास का रिवीजन कर लेंगे। फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर, ये टॉपिक बच्चों आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद पढ़ेंगे हम फलनों के प्रकार। फिर पढ़ेंगे इसके बाद बच्चों फलनों का संयोजन। फिर प्रतिलोम फलन। फिर पढ़ेंगे बच्चों द्विआधारी संक्रियाएं। इतना बच्चों हम लोग को संबंध एवं फलन के अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है। तो इतना बच्चों हम पूरा का पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा का पूरा बच्चों पढ़ नहीं पाएंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आइए देखते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम क्या सीखेंगे बच्चों, क्या सीखने वाले हैं। समुच्चय। समुच्चय क्या है बच्चों, उसके बाद समुच्चयों का निरूपण। फिर इसके बाद सीखेंगे बच्चों समुच्चयों के प्रकार। फिर उपसमुच्चय और घात समुच्चय। इतना पढ़ने के बाद बच्चों ये मेरा चैप्टर आज की क्लास समाप्त हो जाएगा। तो चलो बच्चों सीखते हैं आज समुच्चय। समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या है। समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह है। यानी बेटा समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह है। तो समुच्चय बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है मेरा भिन्न भिन्न, और दूसरा भिन्न भिन्न अवयव, और दूसरा है सुपरिभाषित संग्रह। भिन्न भिन्न का मतलब होता है बेटा अलग अलग, सुपरिभाषित का मतलब होता है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति, जो व्यक्ति टू व्यक्ति
जो व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति या स्थान से स्थान, स्थान से स्थान, स्थान से स्थान परिवर्तित करने पर भी, परिवर्तित करने पर भी, करने पर भी न बदले, न बदले, बदले सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है, संग्रह कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। तो बच्चों, व्यक्ति से एक ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति या स्थान से स्थान परिवर्तित करने पर भी न बदले सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। आइए बच्चों, इसको एग्जाम्पलों द्वारा समझते हैं। यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 3 क्रिकेटर, यानी कि बच्चों विश्व भर के आपको सर्वश्रेष्ठ 3 क्रिकेटर को बताना है। तो कौन कौन से हैं? मान ले, देखिए बच्चों, मानते हैं कि हम आपको पसंद हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और लोके रावल, ठीक है, आपको पसंद है। आपके मित्र को पसंद है विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी पसंद है। आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा और लोके रावल पसंद है, और आपके मित्र को विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी पसंद है। ओ, क्रिकेटर के देवता को तो भूल ही गए, धोनी, सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर हैं। तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल देने पर, व्यक्ति से व्यक्ति बदलने पर उसकी चेंज हो जा रहा है। व्यक्ति टू व्यक्ति बदलने पर विश्व के 3 क्रिकेटर चेंज हो जा रहे हैं। तो बच्चों, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं बच्चों, आपकी पसंदीदा आपकी पसंदीदा आईपीएल टीम। मानते बच्चों, आपके सीएसके पसंद है, आपको आईपीएल टीम है सीएसके पसंद है। आपके मित्र को आरसीबी पसंद है, आरसीबी पसंद है। और आपके भी आपके मामा को जी को एमआई पसंद है, मुंबई इंडिया। तो बच्चों, जितने लोग हैं उतने लोगों को चॉइसें अलग अलग है, आईपीएल टीम उनको अलग अलग पसंद है। तो ये भी बच्चों समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसा संग्रह जो व्यक्ति से व्यक्ति या स्थान से स्थान परिवर्तित करने पर भी ना बदले, तो बच्चों ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। क्या करा बच्चों? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो कौन कौन स्वर हैं? ए है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो बच्चों आपने पापा जी से पूछा कि पापा जी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताइए। तो पापा जी ने बताया, बेटा ए,
ई आई ओ यू होता है। आपने पापा जी का आंसर सुना। फिर आपने अपने बड़े भैया जी से पूछा, भैया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताइए। तो उन्होंने भी बताया ए ई आई ओ यू। आप नहीं माने, आपने अपने मामा के यहाँ फ़ोन किया और अपने मामा के लड़के से पूछा, हेलो भैया जी, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताइए। तो उनका भी जवाब यही आया है, ए ई आई ओ यू। यानी कि व्यक्ति टू व्यक्ति और स्थान टू स्थान बदल दिया, लेकिन सभी का जवाब एक ही आ रहा है। तो बच्चों, जब सभी का जवाब एक आएगा तब सुपरिभाषित होगा। अगर सभी की जवाब अलग अलग होगा तो वह सुपरिभाषित नहीं होगा। तो बेटा, ये जो मेरा तीसरा नंबर है ये मेरा समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स के अक्षरों का संग्रह। मैथमेटिक्स के अक्षरों का संग्रह। मैथमेटिक्स में एम, ए और टी और एच और ई के बाद फिर एम है, फिर ए है, फिर आई के बाद टी है, सी, फिर यस। ये है आपके मैथमेटिक्स के अक्षरों का संग्रह। तो फिर बच्चों, आपको यकीन नहीं हुआ कि यही होगा, तो आपने अपने फूफा से पूछा, फूफा जी के यहाँ फ़ोन लगाया, फूफा जी से पूछा, हेलो फूफा जी, अंग्रेजी वर्णमाला के मैथमेटिक्स के अक्षरों का संग्रह क्या होगा। उन्होंने बताया एम, ए, टी, एच, ई, आई, सी, एस। उसके बाद आपने अपने अमेरिका में आपके मौसा जी रहते हैं, अमेरिका में फ़ोन लगाया और पूछा कि मौसा जी, मैथमेटिक्स के अक्षरों के संग्रह का समुच्चय क्या होगा। उन्होंने बताया एम, ए, टी, एच, ई, आई, सी, एस। उनका भी मौसा जी का यही जवाब था और आपके फूफा जी का भी यही जवाब था। तो बच्चों, मैंने व्यक्ति टू व्यक्ति भी चेंज कर दिया और इंडिया से मैं अमेरिका में पूछा, तब भी उनका जवाब यही था। स्थान व्यक्ति टू व्यक्ति और स्थान टू स्थान बदलने पर भी सभी का जवाब एक ही था। तो ये बेटा मेरा समुच्चय है। यानी मेरा ये ठीक है, ये मेरा समुच्चय है। इसके बाद आते हैं बेटा हम पाँचवें नंबर पर। पाँचवें नंबर में है 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 10 से छोटी प्राकृतिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेटा 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या यही हैं। आप किसी से भी पूछोगे तो इनका जवाब यही होगा। तो मेरा ये भी सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो मेरा ये समुच्चय है। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं आपके। अब चलते हैं बच्चों आगे। समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव मैं वही पुराना एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो बेटा इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को और कुछ जान लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, समुच्चय को हम
समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जबकि इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। ठीक है। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जबकि इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। मानते बेटा एक समुच्चय ले लेते हैं ए, ठीक है, और इसके अवयव जो है अंग्रेजी वर्णमाला के, इसके अवयव जो है इसके छोटे अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। जो समुच्चय के अवयवों को दर्शाते हैं कि इसमें समुच्चय में है या नहीं, इसका यूनानी प्रतीक है बच्चों। इसका मतलब है अवयव है। ठीक है। जैसे यानी ए समुच्चय ए में है, ए बिलोंग टू ए, इसको इंग्लिश में भाषा में बोलते हैं बिलोंग, और आई बिलोंग्स टू ए। अगर इसमें समुच्चय में नहीं है तो कैसे दर्शाएंगे? यानी समुच्चय ए में नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, अवयव नहीं है, यानी कि बी नॉट बिलोंग टू ए, यानी इसका अवयव नहीं है। तो ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देख लिया समुच्चय के अवयव। आइए बच्चों इसको उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 = 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में प्रतीक बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग भरिए। तो यानी 5 समुच्चय ए में है कि नहीं है? देखो है तो बिलोंग टू। 8 समुच्चय ए में है कि नहीं है? नहीं है, नॉट बिलोंग टू। 0 समुच्चय ए में है कि नहीं है? नहीं है, तो बच्चों क्या होगा? नॉट बिलोंग टू। 4 समुच्चय ए में है कि नहीं है? है, तो बिलोंग टू। 2 समुच्चय ए में है कि नहीं है? देखो है, तो बिलोंग टू। 10 समुच्चय ए में है कि नहीं है? नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू। तो बच्चों आप लोगों को इसी प्रकार हल करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अगले। तो बच्चों समुच्चय का निरूपण है। समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है। एक बच्चों समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा है रोस्टर रूप
या सारणी रूप, जिसको तालिका रूप भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या है। तो समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप वह रूप वह रूप वह रूप वह रूप जिसमें समुच्चय के अवयवों को वह रूप जिसमें समुच्चय के अवयवों को वह रूप जिनमें समुच्चय के अवयवों को एक निश्चित नियम से जोड़कर लिखा जाता है, जोड़कर लिखा जाता है। निश्चित नियम से जोड़कर लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। तो आइए बच्चों एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। फिर से पुराना ही एग्जाम्पल बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो मान लेते हैं बेटा, एक समुच्चय मान लेते हैं, ए इक्वल एक्स बिंदी रखते हैं, इसको पढ़ते हैं कोलन, या इस प्रकार एक्स इस प्रकार है यक्स कोलन यक्स इस प्रकार है। ए अंग्रेजी वर्णमाला का एक समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला का एक समुच्चय है, एक स्वर है। ठीक है, यानी यक्स कोलन यक्स, यानी यक्स इस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, इसके बाद मेरा है समुच्चय के रोस्टर या सारणिक रूप। वह रूप जिसमें समुच्चय के अवयवों को समुच्चय के अवयवों को कामा तो सभी लोग जानते होंगे, कामा से पृथक करके पृथक करके
मंझले कोष्ठक के अंदर मंझले कोष्ठक मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है लिखा जाता है। तो बच्चों वह रूप जिनमें समुच्चय के अवयवों को कामा से पृथक करके मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ए इक्वल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी पुराना एग्जाम्पल बच्चों, बार बार हमें दिक्कत ना हो। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो बेटा ए इक्वल अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन स्वर हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इस प्रकार हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए बेटा उदाहरणों द्वारा इसको समझते हैं। उदाहरणों द्वारा इसको समझते हैं। क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो बच्चों इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इसको हम लोगों को रोस्टर रूप में लिखना है, जिसको तालिका रूप या सारणी रूप भी कहा जाता है। क्या है? ए है मेरा, ए इक्वल यक्स कोलन यक्स। यक्स इस प्रकार है, एक पूर्णांक है और -3 < x < 7 है। यानी यक्स का मान -1 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। यानी कि आपका -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यहीं पर हो जाएगा। तो आइए जो इसको यहाँ पर लिखते हैं। नंबर 1 ए इक्वल क्या है? -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 6। बस बेटा, यानी कि 6। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। बी नंबर है यक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो क्या हो जाएगा? यानी बी इक्वल मेरा बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? सॉरी क्या है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 6 से कम यानी 1 2 3 4 5, यही मेरा बेटा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? x कोलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। यानी कि बच्चों 2 ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल आपका 8 है। तो लो देखते हैं बच्चों, सी इक्वल, इसको मिटा दें, सी इक्वल क्या है? 17 है 1 और 8 का,
दो और छः है, और 5 और 35 है, 5 3 8 है, और 44 4 4 8, इसी को बदल दो 53 और 62 और 71, और किसी का तो होगा नहीं बच्चों, ये हो जाएगा। यानी कि 17 26 35 44 53 62 और 72 के अंकों का योगफल 8 होगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या है, डी नंबर है, x:x एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। यानी ऐसी संख्या बताना बच्चों, एक अभाज्य संख्या बताना जो 60 की भाजक हो। यानी डी इक्वल, बहुत सिंपल बच्चों, 60 को अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, और 5, फिर 5 से 1, यानी कि 2 2 3, क्या हो जाएगा 2 3 5। बच्चों 2 2 है, लेकिन समुच्चय में किसी संख्या को 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए 2 3 5 हो जाएगा। आगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है, डी के बाद मेरा ई, टी आर आई, ट्रिगो, जी ओ एन, ट्रिग्नोमेट्री, यम ई, एम ई, देख लेते हैं, टी टी आर है वाई, यानी ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के संग्रह का समुच्चय। तो आपका हो जाएगा टी कामा आर कामा आई ओ और ओ एन एम ई टी वाई, सॉरी टी यहाँ पर लिखा हुआ है तो दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो आपका वाई, ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के संग्रहों का समुच्चय। आगे है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर कौन समुच्चय, एफ, एफ इक्वल बेटर, बी ई टी ई आर, ये हो जाएगा बेटर, बी ई डबल टी ई आर, बेटर। तो बेटा मेरा ये हो जाएगा बेटर शब्द के अक्षरों का संग्रह का समुच्चय। ठीक है, ये मेरा, तो जो हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों को रोस्टर रूप में लिखना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बच्चों अभी आप लोगों ने क्या देखा, समुच्चय निर्माण रूप में था तो उसे रोस्टर रूप में लिखे थे। अब बेटा रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में है तो इसको रोस्टर रूप में, इसे समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, देखो 3 6 9
12। 3 6 9 यानी कि आपका पहला आपका 3 6 9 12, 3 6 9 12 यानी ए इक्वल एक्स कोलन यक्स, यानी यक्स इस प्रकार है कि कैसा, इक्वल 3n, और यन क्या है, यन नेचुरल नंबर है। यन का मान कहाँ से होना चाहिए, यन का यन लेस देन इक्वल 4, यन का मान 4 के कम या बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा नंबर है 2 2 4 8 16 32। तो इस ये है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर b इक्वल एक्स कोलन एक्स, सॉरी यक्स इस प्रकार है, इस प्रकार है, तो 2 की पावर n, एक्स है 2 की पावर n, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, और इसका मान कहाँ तक होना चाहिए, इसका मान 1 2 3 4 5 यानी 5 तक होना चाहिए। n का मान 5 से बराबर या होना चाहिए, इसे 5 से कम या बराबर होना चाहिए। आगे 5 25 125 और 625, तो इसका क्या बच्चों तीसरा नंबर सी, ये क्या है, एक्स कोलन 5 फॉर n, तो n क्या है, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और कितने तक जाना चाहिए, 2 4 तक, x का मान 4 से कम या इसके बराबर होने चाहिए। तो बेटा हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या है, 2 2 4 2 6 यानी चौथा नंबर d इक्वल एक्स कोलन 2n, और n क्या है, नेचुरल नंबर, और n का मान कहाँ तक होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, n का मान कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अनंत तक होगा। इसके बाद पांचवा नंबर आपका क्या है, पांचवें नंबर में 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक है बच्चों। तो पांचवा नंबर ई को मैं आपके लिए छोड़ रहा है एग्जाम्पल के लिए बच्चों, इसको आप लोग करके आइए, देखते हैं बच्चों कर पाते हो नहीं। ठीक है, आगे चलते बच्चों, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार में आप लोग सबसे पहले जानोगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या बच्चों, आइए इसको देखते हैं। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चयों को बेटा प्रतीक फाई या मंझले कोष्ठक से व्यक्त करते हैं। तो एक समस्या बच्चों, उदाहरण ए इक्वल एक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब बताइए बेटा, ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग 0 से कम होता हो, 0 के
होता हो। बोलिए, है? कोई नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है। आगे है मेरा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिनमें एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। यानी एक ऐसा समुच्चय जिनमें सिर्फ एक ही अवयव होगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। उदाहरण जैसे ए इक्वल एक्स कोलन एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। एक सम अभाज्य संख्या है। यानी एक्स कोलन एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। तो आप लोग जानते हो बेटा कि क्या होती है, सिर्फ दो ही एक ऐसी मात्र सम अभाज्य संख्या है। तो ये मेरा कौन सा है? एकल समुच्चय है। यानी दो ही एक मात्र सम अभाज्य संख्या है और कोई नहीं होता है। तो ये मेरा अभाज्य संख्या एकल समुच्चय होगा। तो आगे चलते हैं बच्चे। आगे है परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात जिसके अवयवों की गणना की जा सकती हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे बच्चों 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी? यानी इसका समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसको हम गिन सकते हैं, इसकी हम गणना कर सकते हैं। तो ये मेरा है कौन सा? परिमित समुच्चय। ठीक है। इसके बाद क्या है? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित है, अर्थात उन्हें गिन पाना संभव ना हो, तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एक ले लेते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं बी इक्वल 1 3 5 7 डॉट डॉट अनंत तक। इसकी गणना बच्चों हम नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समुच्चयों के प्रकार में समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या है? दो समुच्चय ए तथा ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक सदस्य बी का भी एक सदस्य हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी एक अवयव हो, अर्थात दोनों समुच्चयों में तथार्थ समान अवयव हो और हम लिखते हैं ए इक्वल बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं और हम लिखते हैं इक्वल नॉट बी।
ठीक है, तो आप लोगों ने बच्चों समझ लिया समान समुच्चय। अब आगे चलते हैं बच्चों उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या है? आइए बच्चों इसको उदाहरणों द्वारा थोड़ा सा समुच्चय, आइए इसको उदाहरणों द्वारा समझते हैं। उपसमुच्चय एक लेते हैं, ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरा एक समुच्चय लिया, इसी में से हमने छांट लिया इसको, जितनी आपकी सम संख्याएं हैं उसको मैंने नोट कर लिया। 2 2 4 6 8 और आपका 10। ठीक है, यानी ए का ये मेरा जो ए का प्रत्येक बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो ये मेरा उप समुच्चय कहलाएगा। बी ए का उप समुच्चय है। जो मैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो जो मेरा बी है ए का उप समुच्चय कहलाता है। तो जो बी ए का उप समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि एक बी का प्रत्येक अवयव ए में है। देखिए 2 भी ए इसमें है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है, तो इसलिए बी ए का उपसमुच्चय है। इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, एक अवयव है, तो अवयव है तो अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। इसे लिखते हैं बेटा ए सबसेट बी। इसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। इसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। उदाहरण मान लेते हैं ए इक्वल ए ई आई और जो बी है बी इक्वल ए ई आई ओ यू। तो अब इसको क्या लिखेंगे? ए सबसेट बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है बच्चों,
मेरा उपसमुच्चय भी हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपसमुच्चय। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए समुच्चय बी का कहलाता है। उपसमुच्चय कहलाता है। तो बच्चों आइए इसको उदाहरणों द्वारा समझते हैं। आइए जो इसको उदाहरणों द्वारा समझते हैं। रिक्त स्थानों में प्रतीक इतने इतने का भरिए। क्या कह रहा है? 2 3 5 1 2 3 का समुच्चय है। हाँ बेटा, ये इसका समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है ए बी सी डी है कि नहीं है? नहीं है ये। इसके बाद कर रहा है यक्स कोलन यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है। तो क्या आप एक्स कोलन है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है? हाँ बच्चों, आपके कॉलेज का उसमें का है तो आपके विद्यालय का विद्यार्थी है ही है। अब बच्चों हम सीखेंगे घात समुच्चय। मेरा लास्ट टॉपिक बच्चों घात समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। घात समुच्चय। घात समुच्चय समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं। यानी कि आपका बेटा दिया गया है एक समुच्चय लेते हैं ए बी सी, तो इसका जो घात समुच्चय होगा इसे कहेंगे पीए इक्वल एक रिक्त होगा। इसको कितने तरीकों से व्यक्त किया, यानी ए बी सी को कितने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों को कह दिया जाता है कि एक थैला है, इस थैले में 3 सिक्के हैं, आप लोग कितने तरीकों से इसको निकाल सकते हैं। तो मान लिया एक बच्चा गया, कुछ नहीं लिया, फिर गए दूसरा बच्चा गए, उन्होंने ए को ले लिया, फिर तीसरा गया, उन्होंने गए बी को ले लिया, फिर गया तीसरा बच्चा, उन्होंने सी को ले लिया। अब फिर अगला बच्चा गया, उन्होंने क्या ए और बी को ले लिया, ए और बी को ले लिया। फिर क्या गया फिर अगला बच्चा गया, बी और सी को ले लिया। फिर अगला बच्चा गया, सी और ए को ले लिया। फिर अगला बच्चा गया, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा ही ले लिया, ए बी सी। तो बच्चों यहाँ पर मंझली कोष्ठक, यहाँ पर भी मंझली कोष्ठक, यही मेरा बच्चों घात समुच्चय होगा। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।